गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो हमारा जो पुराना टॉपिक था डिमांड फोरकास्टिंग से रिलेटेड, उसके जो हम मेथड्स पढ़े थे उसी को आज हम इस पार्ट के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने जो पहला मेथड था ओपिनियन सर्वे मेथड, वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया था पिछले लेक्चर के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर। इस पार्ट के अंदर हम स्टैटिकल मेथड पढ़ेंगे और उसके अंदर जो पहली टेक्निक होती है वो होती है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। दिस टेक्निक एज्यूम दैट वाट एवर पास्ट ईयर्स डिमांड पैटर्न विल बी कंटिन्यूड in the future also basing on the historical data. That means previous year data is used to predict the demand for the future. In this trend projection method, previous year data is presented on the graph and future demand is the estimated. अगर हम ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड की बात करें तो ये जो टेक्निक होती है ये एज्यूम करती है कि क्या हमारी डिमांड के पास्ट ईयर्स के अंदर हमारा पैटर्न था और उसके रिगार्डिंग हम कंटिन्यू करते हैं उसको फ्यूचर की तरफ। उसके बाद जो भी हमारे हिस्टोरिकल डाटा होते हैं उनको हम प्रीवियस डाटा के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं, उनका यूज़ करते हैं कि हम फ्यूचर की डिमांड को एस्टिमेट कर सकें। ये जो हमारा ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड होता है ये प्रीवियस डाटा पे बेस होता है, जो कि हम प्रेजेंट करते हैं किसी ग्राफ से या फ्यूचर डिमांड को हम उससे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया गया है जहाँ पे दो कॉलम्स बनाए गए हैं। पहला जो कॉलम है वो ईयर से रिलेटेड है और जो सेकेंड कॉलम है वो सेल से रिलेटेड है। तो अगर हम देखें तो ईयर वाइज हम देखते हैं कि 2005 के अंदर जो सेल्स थी किसी फर्म की वो 2 लाख थी और 2006 में फिर हम देख रहे हैं कि पास्ट ईयर के अंदर कितनी थी, 2 थी और 2006 के अंदर वो 2.2 हो गई, मीन्स 0.2 इंक्रीज़ हो गई। 2007 के अंदर हम देख रहे हैं कि वो 2.2 से 2.3 हो गई, 2008 के अंदर 2.2 हो गई और 2009 के अंदर 2.3 हो गई। तो हम इसके थ्रू ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास्ट ईयर्स के अंदर जो भी हमारी सेल्स रही है, तो हम ये देखते हैं कि 2009 के अंदर अगर हम एवरेज निकालें तो जो हमारी सेल्स है वो 2.2, 2.3 या 2.4 के करीब होती है। तो इसको हम इस तरीके से अपने ग्राफ पे समझा सकते हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमने ईयर्स ले रखे हैं और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमने सेल्स ले रखी है। अगर हम सेल्स में देखेंगे तो हमने स्टार्टिंग जो सेल्स की ली है वो 2 से ली है, तो उसमें हम 2, 2.2, 2.3, 2.2, 2.3 और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि अभी हमें फ्यूचर की जो डिमांड है उसको एस्टिमेट नहीं किया है। तो अगर हम देखें तो 2005 में जो हमारी सेल्स थी वो कितनी थी, 2 थी। 2006 में 2.2 थी। 2007 में क्या थी, 2.3 थी और 2009 के अंदर हमारी थी 2.3, ठीक है। और 2010 के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी 2.2 भी है, 2.3 भी है और 2.4 भी है। मतलब हम जो जिस ईयर के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जिस ईयर के लिए हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो हम देखते हैं कि वहाँ पे हम तीनों को जो भी हमारे पास्ट डाटा है उनको लेके उसका एस्टिमेशन करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। Past data is used to establish a functional relationship between the two variables. For example, demand for the consumer goods has a relationship with the income of individuals and family. Demand for tractor is linked to the agriculture income, and demand for cement, bricks, etc. are dependent upon value of construction contracts at any time. Forecasters collect data and build relationship through correlation and regression analysis of the variables. अगर हम रिग्रेशन एनालिसिस टेक्निक की बात करें तो ये जो रिग्रेशन एनालिसिस होती है ये पास्ट डाटा को यूज़ करके उसको इस्टेब्लिश किया जाता है और वहाँ पे हम कुछ फंक्शनल रिलेशनशिप बताते हैं अपने दो वेरिएबल्स के अंदर। अगर हम एग्जांपल से समझें कि जो डिमांड है किसी कंज्यूमर गुड्स की, उसका रिलेशन किस तरीके से है किसी इंडिविजुअल की इनकम से या उसकी फैमिली की इनकम से, तो हम ये देखते हैं कि जो डिमांड है किसी ट्रैक्टर की वो लिंक करती है उसके एग्रीकल्चर की इनकम से, और जो डिमांड है किसी सीमेंट या ब्रिक्स की वो उसके डिपेंडेंट है किसके वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन की, जो कि किसी एक टाइम पीरियड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में किए जाएंगे। तो जो फोरकास्टर होता है वो इस डाटा को कलेक्ट करता है और बिल्ड करता है इन रिलेशनशिप को किसके थ्रू, कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू वेरिएबल्स का। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो है इकोनोमेट्रिक मॉडल्स। Econometric models are more complex and comprehensive, as this model uses mathematical and statistical tools to forecast demand. The model takes various factors which affect the demand. For example, demand for passenger transport is not only dependent upon the population of the city, geographical area, industrial units, their location, etc. अगर हम
इकोनोमेट्रिक मॉडल की बात करें हैं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट और कॉम्प्रिहेंसिव होता है और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं कुछ मैथमेटिकल या स्टैटिकल टूल्स जिससे हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। इस मॉडल के अंदर हम वेरियस फैक्टर्स को लेते हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अगर एग्जांपल से समझें कि जो डिमांड है किसी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की, वो नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, कि हम किसी पॉपुलेशन की सिटी के ब्याह पे उसको डिपेंडेंट नहीं कर सकते कि की डिमांड कितनी है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की, या जोग्राफिकल एरिया से या इंडस्ट्रियल यूनिट से या किसी लोकेशन से हम ये नहीं बता सकते कि जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की डिमांड क्या होगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से डिपेंड नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू लोकेट वन सिंगल इकोनॉमिक इंडिकेटर फॉर डिटरमाइनिंग द डिमांड फोरकास्ट फॉर अ प्रोडक्ट। Invariably, a multi-factor situation applies. Econometric models, although complex, are being increasingly used to market analysis and demand forecast. ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता कि हम लोकेट कर सकें हमारे सिंगल इकोनॉमिक इंडिकेटर को, जिससे हम डिटरमाइन कर सकें हमारी डिमांड फोरकास्ट को किसी भी प्रोडक्ट की। तो इसके ब्याप पे हमें देखते हैं कि हम मल्टी फैक्टर सिचुएशन के अंदर अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक मॉडल्स को, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इंक्रीज़ करता है कि हम अपनी मार्केट एनालिसिस से इसको यूज़ करें और अपनी डिमांड को फॉरकास्ट करें। उसके बाद जो हमारी टेक्निक है, नेक्स्ट जो टेक्निक है वो सिंपल एवरेज मेथड से रिलेटेड है। अमंग द क्वेश्चन क्वांटिटेटिव टेक्निक मोर फॉर डिमांड एनालिसिस, सिंपल एवरेज मेथड इज द फर्स्ट one that comes to one's mind. Herein we take simple average of all the past periods, simple monthly average of all consumption figure collected every month for the last 12 months, or simple quarterly average of consumption figures collected for several quarters in the immediate past. अगर हम इस टेक्निक की बात करें सिंपल एवरेज मेथड की, तो इसके अंदर हम एक क्वांटिटेटिव टेक्निक को यूज़ करते हैं डिमांड एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे हम सिंपल एवरेज मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो मेथड है ये सबसे पहले हमारे माइंड में आता है। यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे जितने भी ऑल पास्ट पीरियड्स हैं उनका हम एक सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं। जो हम एवरेज निकालते हैं वो कंजप्शन के बेसिस पे निकालते हैं कि मंथली उनका क्या कंजप्शन रहता है हमारे कस्टमर्स का या कंज्यूमर्स का, और उसको हर मंथ के अकॉर्डिंग हम उसके फिगर्स को कलेक्ट करते हैं। तो जो भी हम डाटा यहाँ कलेक्ट करते हैं या जो भी हम एवरेज निकालते हैं वो तो या हम 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं या उसको क्वार्टरली के एवरेज से हम निकाल सकते हैं कि क्या कंजप्शन रहा था, और इसको हम वेरियस सेवरल क्वार्टर्स या इमीडिएट पार्ट्स के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है इसका वो होता है सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ द ऑल पीरियड्स इक्वल्स टू सिंपल एवरेज अपॉन नंबर ऑफ द पीरियड्स। तो अगर हम देखें इसको एक शेड्यूल के अंदर, तो देख रहे हैं यहाँ पे हम कि जो दो कॉलम है, वहाँ पे एक साइड पे हमारा क्या है ईयर है और दूसरे कॉलम पे हमारा क्या है सेल्स है। तो 2005 के अंदर जैसे कि हमने पुराना ही जो शेड्यूल है उसी को इसमें लिया है। तो 2005 के अंदर जो सेल्स थी वो 2 थी, 2006 के अंदर 2.2 हो गई, 2007 में 2.3 हो गई, 2008 में वापस से 2.2 हो गई, 2009 के अंदर 2.3 लाख सेल्स हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो पीरियड्स हैं हम देख लेते हैं कि अगर हमें 5 पीरियड का निकालना है, मीन्स 5 to 9 तक का ईयर का निकालना है, तो हम जो 2005 से 2009 तक की जितनी भी सेल्स हैं उनको ऐड कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि हम 5 साल का क्या निकाल रहे हैं उसका पीरियड निकाल रहे हैं, जो कि किसके मेथड के थ्रू निकल सकता है, हमारे सिंपल एवरेज मेथड के थ्रू निकल सकता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो कम्प्लीटली पार्ट था डिमांड फोरकास्टिंग का वो पढ़ लिया है। वहाँ पे हमने डिमांड फोरकास्टिंग की क्या मीनिंग है, डेफिनेशन है, उसको समझा। उसके बाद हमने कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है डिमांड की फोरकास्टिंग करने के लिए, उसको हमने कम्प्लीटली इस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।